हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? कंफर्म कर दें एक बार। ऑल क्लियर। ओके। कैसे हैं आप लोग? कल शाम को क्लास हुई थी, हाँ जी बिल्कुल। आप क्यों नहीं थे क्लास में? गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको तो क्लास में आना चाहिए था ना। आपको क्या जरूरत नोटिफिकेशन की? हम्म। आपको भी नोटिफिकेशन की जरूरत रहती है? आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको आना चाहिए खुद ही देख करके, है ना? खुद ही क्लास में आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन की जरूरत उन बच्चों को होती है जो कभी कभी क्लास में आते हैं। कभी नोटिफिकेशन देख के मन किया तो आ गए। बाहर थी, अच्छा। ओके। कौन कौन है? ममता, अंकिता, अंकिता और सुशीला, पूनम, प्रीति, उत्कर्ष। नाम लेते ही भाग गए। ओके। तो कल हमने पढ़ा था, यूनिट 4 कंप्लीट किया। यूनिट 1 स्टार्ट किया है। आज उसी का थोड़ा बचा हुआ हिस्सा हम पढ़ लेंगे आज, जो पीछे पिछले क्लासेस में रह गया था हमसे। ठीक है। ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो अभी बता सकते हैं आप। किसी का कोई सवाल है? कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? कोई स्पेशल बुक तो नहीं है मेरे पास, पांडे से ही थोड़ा सा करवाऊंगी। कुछ नोट्स बने हैं। कुछ नोट्स बने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवा रही हूँ। और बाकी पांडे जिंदाबाद। थोड़ा सा ही यूनिट 1 से जो जो आता है वो आपको बता दूंगी। कुछ बहुत भारी तो नहीं आता। बहुत बड़ा वाइड कुछ नहीं आता है। ठीक है। भाषा बोलियां आपको पूछी जाती है, कौन से क्षेत्र की हैं। और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कौन सी संविधान की कौन सी धारा में क्या है भाषा के बारे में। ठीक है। और कौन सा हम्म, कौन से क्षेत्र की कौन सी बोलियां हैं। और अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वर्णमाला से कुछ पूछा जाता है। ठीक है। संविधान संशोधन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं पूछा जाता है। ठीक है। ओके, अंकिता ने कहा नो क्यूरी। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, हम फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। इकाई 1 पे हमने 2 क्लासेस पहले कर ली थी, आज तीसरी क्लास है। कल की क्लास में थोड़ा सा करवाया था।
ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इकाई 4 से। ठीक है, जो आपने पढ़ा है अब तक, देखते हैं कितना आपने समझा है उसको। तो चलिए अब हम चलते हैं। किसी का कोई सवाल मुझे नहीं लग रहा है कि है, तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना? तैयार हैं सभी? गुड मॉर्निंग। आप क्विज दे रहे हो, आपने अपने आप को जांचा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? गुड मॉर्निंग। आपने देखा होगा अपने आप को कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कितना, कौन सा एरिया आपका ज्यादा वीक है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो जहां आपको काम करने की जरूरत है वहां पर अभी आपको काम करना है, क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो अपने आप को जांचते रहें, अपना एनालिसिस करते रहें कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है और किस एरिया में ज्यादा मेहनत की जरूरत है आपको। वो सब आपको ध्यान रखना है, अपने आप को खुद से आपको जांचना है। ठीक है। ओके, तो आज लिए है मैंने खाली स्लाइड्स आपके लिए। और कल हमने किया था, मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी, कदम 2। समझ आ गई थी सबको? कदम 2 एक ट्रिक करवाई थी आपको मैंने, समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, फिर से करवाने की जरूरत है? अच्छा, कल किसी ने कहा था फिर से करवा देना, तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देती हूँ, आप अपना कॉपी पेन निकाल लें अपने साथ, और हम फटाफट इसको कवर करेंगे। ठीक है, 5 वर्ग बना लेने आपको, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें समझ गई थी? ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना था, इसको दोबारा से मैं फटाफट से नीचे लिख देती हूँ। इधर 1, 2, 3, 4 और 5। क, च, ट, त और प। कल यही करवाया जो अभी करवा रही हूँ आपको। अभी बस इसको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि ये ट्रिक आपको याद हो जाए, है ना? ये ट्रिक महत्वपूर्ण है। ख, छ, अ, ठ, थ, फ। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई ना, तो समझो आपका ये वर्णमाला वाला आसान हो गया काम, है ना? ग, ज, ड, द और ब। चौथे वर्ग में क्या आता है? घ। ये तो सबको पता ही है ना, ग ख ग घ। ये तो सारा सिंपल ही है, ठीक है। पर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, अगर आपको दिक्कत आए तो आपने एग्जाम में जाके ये कर लेना है ना, फटाफट से
आप इसको लिख सकते हैं। इससे अगर आपके पेपर में 2-3 सवाल आए हों तब आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। क्यों? तब आप लिखने के लिए रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज टाइम आपका जाएगा इसमें, है ना। 2-3 सवाल आए हो तो आप फटाफट से इसको लिख सकते हो। प फ ब भ होगा यहाँ ना, प फ ब भ म। ओके, अब ये पंचमाक्षर होते हैं। ये इनको पंचमाक्षर बोलते हैं क्योंकि 5वें नंबर पर आते हैं। इनका स्थान 5वां होता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं पंचमाक्षर। तो आपको पूछा जा सकता है पंचमाक्षर के नाम से भी कुछ एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कतम दो, क त म दो, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कसम आप खाते भी हैं देते भी हैं, पर यहाँ पर कसम की जगह कतम कर देना है, रिप्लेस कर देना है स की जगह त को, ठीक है। ये मेरी वीडियो के पीछे छिप रहा है पर आपको पता है कि यहाँ पर म है, ठीक है। तो इसके लिए ये कतम दो कर लेना है आपको इसको, ठीक है। तो कतम दो से हम करते हैं यहाँ क से कंठ्य। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तब आपका ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। क से कंठ्य, त से, ये देखो यहां से लेना है अब हमें, ठीक है। कंठ्य, त से तालव्य, तालव्य, ठीक है। फिर म से मूर्धन्य। ये बस उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा उच्चारण स्थान है। दो, पहले द को लेना है दंत्य, द में ओ की मात्रा है तो यहाँ पे ओष्ठ्य ले लेना है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य कतम दो, क त म द ओ, ठीक है। इज इट क्लियर? अब बता दो जल्दी से। कतम दो याद रहेगा, कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य क च ट त प, बस ये याद रखना है। क च ट त प, क च ट त प, ऐसे बोलते रहना है, ठीक है। फिर से पहले तो याद रखना है आपको, जो पहला वाला वर्ग है क च ट त प। कोई आपसे वर्णमाला भी पूछ ले, अ आ ई तो सबको आता ही है। आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, क ख ग घ। ये इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा, क के बाद च आएगा, च के बाद ट आएगा, ट पहले आएगा कि त पहले आएगा, है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है क च ट त प, क च ट त प। क्या करना है? क च ट त प। खत्म दो नहीं, खत्म खत्म खत्म। गुड मॉर्निंग अंजलि, यू आर सो लेट। ठीक है, क च ट त प याद रख लेना है। उसके बाद कतम दो मैंने इसके लिए लिखवाया है जो इनके उच्चारण स्थान है, ठीक है। कतम दो किसके लिए लिखवाया? जो उच्चारण स्थान है, कंठ्य क का, तालव्य च का, मूर्धन्य ट का, दंत्य त का, ओष्ठ्य प का, ठीक है। अब क्लियर है? ये जो पांचवा वर्ग है इसको पंचमाक्षर कहते हैं, ये वाला लास्ट वाला। ग्रेट। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो, राइट। अब देखते हैं अघोष और सघोष क्या होते हैं, है ना। पहले तो जो पहले दो वर्ग हैं, दो लाइनें हैं, दो वर्ग हैं, वो क्या हो जाएंगे? अघोष, ठीक है। अ पहले आता है ना वर्णमाला में, सबसे पहला वर्ण वर्णमाला में अ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ पहले आएगा तो यहाँ पे अघोष पहले आएगा, ठीक है। अघोष पहले आएगा। तो ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, ये क्या है? अघोष है, ठीक है।
और ये वाला जो है सघोष है। समझ आ रहा है? पेन का कलर चेंज करूं? अगर नहीं पता चल रहा है आपको तो हम्म, कौन सा लूं कौन सा लूं? हम्म, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। ओके, ये है मतलब अ पहले आता है ना वर्णमाला में, तो अघोष। ये क्या है? अघोष। ये दो दो वर्ग हैं जो शुरू के, दो लाइनें, ठीक है। और ये वाली जो आगे की तीन है, ये क्या है? सघोष। सघोष और घोष दोनों एक ही चीज है। घोष और सघोष, ठीक है। यानी कि घोष सहित, घोष सहित, सघोष मतलब घोष सहित। तो घोष और सघोष एक ही है और अघोष अलग है, ठीक है। तो अघोष पहले आएगा, सघोष बाद में। तो शुरू के दो वर्ग अघोष और बाद की तीन वर्ग क्या है? सघोष। क्लियर है? अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ ट अघोष है कि सघोष है? या फिर आपको दे दिया जाएगा क च ट त प में से कुछ भी, और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये सघोष है कि अघोष है। इनमें से कौन सा वर्ण, या फिर कोई भी बीच में डाल दिया जाएगा, इनमें इनमें कौन सा वर्ण सघोष है। तो वहां पे आपको ये चार्ट आपके दिमाग में पूरा बैठा होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइम रहेगा तो ये पूरा चार्ट बना लेना, नहीं रहेगा तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है। समझ आया कि कैसे करना है? अब इसके लिए अल्प प्राण महाप्राण जो पहचानने की, अघोष सघोष के साथ जो अल्प प्राण महाप्राण जो होते हैं उनको पहचानने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास एक और, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। अब जो शुरू की दो लाइनें हैं, एक में जो ये वाली है फर्स्ट वाली, ये है अल्प प्राण। अल्प प्राण पता है ना क्या होता है? कल बताया था मैंने। जिसके उच्चारण के लिए प्राणवायु कम लगती है, अल्प, थोड़ी, है ना। पहले ही बना लूंगी मैम। हाँ, एग्जाम में टाइम रहता है आपके पास शुरू में, जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं होता है। तो वो रफ जब जैसे ही आपको रफ कागज देते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर जो मैथ की ट्रिक होती है, जो मैथ का कुछ होता है ना वो बनाने के लिए, जिसमें आपको रीजनिंग इजी हो जाती है करने के लिए, वो, क्योंकि हम तो उसको ही बनाते थे सबसे पहले। तो वहां पर ये वाला चार्ट फटाफट बना सकते हो, और वो मैथ का कुछ भी आप लिख सकते हो उसके ऊपर, है ना, ताकि आपको याद रहे वो। अच्छा, तो यहाँ ये जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाला वर्ग है अल्प प्राण है। सेकंड वाला वर्ग है, ये क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। आपको क्लियर दिख रहा है ऊपर? मैं ऊपर लिख रही हूँ। एक तो कलर सेम सेम हो रहे हैं, चेंज कर लेती हूँ एक बार और। तो ये पहला वाला वर्ग अल्प प्राण है। ऑफलाइन होती क्या? ऑफलाइन मिलता है आपको रफ वर्क करने के लिए, ऑनलाइन पेपर होता है, लेकिन कागज तो रफ वर्क वाला कागज आपको दिया जाता है, ठीक है, रफ काम करने के लिए। तो ये है अघोष अल्प प्राण। देखो नीचे अघोष लिखा है, ये अल्प प्राण है जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है। और ये दूसरा वाला अघोष महाप्राण है। समझ आ रहा है? पहली वाली जो लाइन है, पहला वाला जो वर्ग है क च ट त प वाला, अल्प प्राण है। इसमें बहुत कम प्राण वायु लग रही है, बहुत ज्यादा नहीं लग रही है ना, बहुत कम लग रही है, ठीक है। मेरी वीडियो के पीछे म लिखा हुआ है, आपको आप इसका आइडिया आपको होगा, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि वर्णमाला में इस जगह पे क्या आता है ना। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अल्प प्राण से शुरू करना है, क्योंकि पहले आता है वर्णमाला में, तो अल्प प्राण से और अघोष से ही पहले शुरू करना है आपको। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे अल्प प्राण पहले वर्ग में, दूसरे में महाप्राण, तीसरे में फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण, और चौथे में फिर महाप्राण, ठीक है। और पांचवें में फिर अल्प प्राण, एक अल्प एक महा, एक अल्प एक महा, ठीक है। तो लास्ट में अल्प प्राण, राइट, ठीक है। रफ शीट दी जाती है जिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग मैथ। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि
ये जो रफ शीट आपको मिलेगी वहां पर आप ये डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह का चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको ये चार्ट समझ में आ गया उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये वाला जो वर्णमाला वाला हिस्सा है सॉल्व करना। ठीक है, हो गया यहां तक। अल्प प्राण महाप्राण हो गया। विषम संख्या वाले अल्प प्राण है इसमें, विषम संख्या समझ रहे हो, वर्ग है ना, एक वर्ग, तीन वर्ग, पांच वर्ग। ठीक है, एक तीन पांच विषम संख्या होती है ना, एक और एक, तीन और पांच, है ना। और सम संख्या होती है दो और चार। तो विषम संख्या वाले क्या है, अल्प प्राण। सम संख्या वाले क्या है, महाप्राण। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहां से आगे जा रही हूँ अगली वाली स्लाइड पर। इतना क्लियर है आपको, ये आपके दिमाग में बैठ गया, आपने नोट कर लिया, आपने अपने पास बना लिया ये। आगे और समझाती हूँ फिर। इवन और ऑड, हाँ जी। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इतना ही फर्क है बस, है ना। तो एक तीन पांच क्या है, अल्प प्राण। बना लिया। एक तीन पांच क्या है, अल्प प्राण है। राइट, एक तीन पांच क्या है, अल्प प्राण है। और दो और चार क्या है, महाप्राण है। आगे चलू मैं, चलो। एक तीन पांच, एक तीन पांच ये वर्ग है, वर्ग। ठीक है, ये वो नहीं बता रही मैं। एक तीन पांच क्या है, अल्प प्राण। और दो और चार,
अब बताओ। अब सही है। आवाज भी अच्छी है, दिख भी रहे हो, अच्छा जी। चलो, क्लियर दिख रहा है क्या? मेरे फोन में तो क्लियर नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है? हो गया। क्लियर है वीडियो, मेरे फोन में क्लियर नहीं दिख रही है, आई डोंट नो क्यों। आपके पास क्लियर है? एक बार बताओ मुझे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो चलिए, चलते हैं हम। कोई गया तो नहीं? सबने वेट किया, एडजस्ट किया? ओके। विनोद, कल शाम वाली क्लास में नहीं थे आप? नमस्ते मैम, आज लेट हो गया, अच्छा। तो आपने बहुत कुछ गंवा भी दिया, क्लास देख लेना दोबारा, ठीक है? ये करवा चुकी हूँ, ये पूरा चार्ट। ठीक है। क्या कह रही थी अंकिता? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है? तो मैंने ये इसको इजी वे में आपको बता दिया। जो विषम संख्याएं हैं वो क्या है? अल्प प्राण है, एक, तीन, पांच, ठीक है? जो सम संख्या है वो क्या है? महाप्राण, है ना? ऐसे ज्यादा इजी से याद रह रहा है ना? ठीक है। आगे देखो, एक, दो, एक, तीन, पांच प्रत्येक वर्ग का, और प्रत्येक वर्ग का एक, तीन, पांच भी कह सकते हैं, और एक, तीन, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग भी कह सकते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है? ये है महाप्राण, राइट? हो गया इतना क्लियर सबको? अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था विषम संख्या वाले अल्प प्राण, आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। विषम संख्या वाले, एक, तीन, पांच विषम संख्या है। विषम संख्या वाले क्या है? अल्प प्राण। ऐसा कोई जिसके दिमाग में ना घुस रहा हो ये, किसी की, किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि कैसे है, तो मैं दोबारा से फिर आपको बता सकती हूँ। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये आपके एग्जाम में दो चार नंबर पक्के तो आएंगे ही आएंगे इसमें। मतलब दो क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो चार नंबर आपके बनते हैं, है ना? सम संख्या वाले महाप्राण। ओके। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि विषम संख्या, अल्प प्राण, और सम संख्या दूसरा और चौथा महाप्राण है, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा आ रहा है समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, है ना? कुछ बच्चे होते हैं जिनको लेट समझ में आता है, पूछ सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, शर्म वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता सकती हूँ, अभी बता दो जिसको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन यानी कि दो नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें, सॉरी चार नंबर। तो चार नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? आपको पता है कि पॉइंट से भी रह जाते हैं, ठीक है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, यहां पर ही लिख देती हूं, जिन वर्णों के उच्चारण में, ये बस आपको ऐसे पता होना चाहिए, है ना? उच्चारण में मतलब अघोष सघोष होते क्या हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैम आप एक बार फिर से समझा दो, हल्का सा कंफ्यूजन है। ओके अंशिका, आपको मैं अभी अभी समझा देती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है? जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता, इंद्रियों में कंपन नहीं होता, वो क्या है? अघोष है वो, ठीक है? और जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन होता है वो क्या है?
जिनमें नहीं होता वो क्या है? अघोष है। अघोष। मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, कई बार 4 भी आ सकते हैं। ठीक है। सघोष, ये लिख लेना अपने पास। ओके। इसके बाद अल्पप्राण महाप्राण बाद में बताती हूँ, पहले मैं अंशिका को समझा लेती हूँ। मतलब और भी बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 आ जाए। अच्छा। तुमको 5 आ जाए। ओके जी। क च ट त प, आ सबको आता है, वर्णमाला सबको आती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको वर्णमाला आनी चाहिए। ठीक है। आ ई ई उ ये आता है सबको, य तक, है ना? ठीक है। तो बाकी तो स्वर हैं, ये सारे व्यंजन हैं जो यहाँ पर लिए हुए हैं। बाकी स्वर है अ आ ई जो वो वाला ऊपर वाला वर्ग होता है, वो क्या है? स्वर है। कल करवाया था मैंने, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने स्वर। ठीक है। आता है ना? हाँ, बस वो आना चाहिए। तो स से स्वतंत्र, स से स्वर, तो वो स्वर होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। उनको उच्चारण के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए उनको हम छोड़ देते हैं साइड में। उनके साथ हमारा अभी अभी के लिए कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। अभी हमारा वास्ता किससे है? इन सारे, इन ये सारी फैमिलियां हैं, 5 फैमिलियां हैं, ये 5 परिवार हैं। ठीक है। इन 5 परिवारों में 5-5 सदस्य हैं, तो इन्हीं से हमारा लेना देना है, बाकी किसी से नहीं है। समझ आ रहा है? इन्हीं से हमारा लेना देना है, बाकी हमारा लेना देना किसी से भी नहीं है। ओके। तो क से म तक ये पूरे कितने वर्ण होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? कल करवाया था, स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25, 25। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये सारे 25 हैं। क से शुरू करके आपको म तक जाना है। लास्ट वाली जो 5वां वर्ग है, इसको पंचमाक्षर कहते हैं, ये 5वें स्थान पर आता है। ठीक है। समझ आ गया? इतना? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब देखो, मैंने आपको कहा क च ट त प आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ और सिर्फ क च ट त प। मान लो आपको कोई बोल दे सुनाओ, आता है, आप हो जाएंगे वहां कंफ्यूज। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, त थ द ध न के बाद कौन सा वर्ग आता होगा? प आता होगा, य आता होगा। आप ऐसे कई बार कंफ्यूजन हो सकता है ना? हो जाता है, होता है कई किसी को कंफ्यूजन ऐसा। तो आपको क च ट त प याद रखना है। क के बाद क ख ग घ, है ना? क के बाद क्या आएगा? च छ ज झ, है ना? च के बाद कौन सा? ट ठ ड ढ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क च ट त प याद रखना है। क्या कह रही है? हमको ना ही समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा कमेंट। सब याद है, जैसे जैसे बड़े होते गए सब भूल गए। आसिया अनार से आम याद है। देखो ये सबके साथ हो जाता है, मीन्स मैक्सिमम लोगों के साथ होता है ये। ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे आसान तरीका बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है, कल को आपकी बेइज्जती ना हो। है ना? तो कल को आपकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि कैसे कोई आपको बोल दे सुनाओ, तो आपको कचट तप बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब ये हो गया क ख ग घ, ये पूरा तो सबको आता ही है आगे, है ना? अगर क आपको आता है तो आपको ख भी आता ही होगा। आता है? ख आता है तो आपको ग भी आता ही होगा। ठीक है। ग आता है तो घ भी आता ही होगा। राइट? आता है ना? रट गया? हाँ। हम्म। च छ ज, ऐसे करके लिख लेना बस आपने। ठीक है, अपने पास इसको नोट कर लेना है। या ट ठ ड, ये तो सबको ही आता है, इसमें कोई वो नहीं है। ढ आएगा इधर। ठीक है। ट ठ ड ढ न। ओके। इतना?
त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। बस ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको आता है आगे तो आसान ही काम है। अंशिका, क्लियर है यहां तक? अब देखो, मैंने आपको इसके लिए बताई एक ट्रिक। आपको पूछा जाता है कि बताओ च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, च वर्ग कैसे उच्चारित किया जाता है? क्या क्या आंसर दोगे आप वहां पर, बताओ। आपको नहीं पता होगा, आप बोल के देखोगे च, छ, ज, झ, जीभ कहाँ लग रही है। जीभ जहां पर लगती है ना, वही उच्चारण स्थान होता है। मान लो आपकी जीभ जैसे त है, आपकी जीभ कहाँ लग रही है? दांत में लग रही है आगे, है ना? बोल के देखना है। शब्द शक्ति वाला गलत हो जाता है। अभी शब्द शक्ति हमने किया नहीं ना, वहां तक हम पहुंचे नहीं है। देखो, ठीक है, बोल करके देखना है। त, थ, द, ध, न। जीभ देखने कहां पर लग रही है, जहां पर जीभ लग रही है वही उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, जीभ कहां लग रही है? त, बोलते हुए जीभ लग रही है आगे दांत में। ठीक है, तो क्या हो गया इसका उच्चारण स्थान? दंत्य। इजी। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। अब बोलो, प, फ, ब, भ, म बोलो। क्या हो रहा है? आपके होंठ जुड़ रहे हैं आपस में, है ना? तो क्या हो गया उच्चारण स्थान? ओष्ठ, होंठ, ओष्ठ। ठीक है, प, फ, ब, भ, म हो रहा है, होंठ जुड़ रहे हैं, उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ठीक है, क, ख, ग, घ, र। क्या बन रहा है? क, ख, कौन सा उच्चारण स्थान आ रहा है? कहां से आवाज आ रही है? गले से आ रही है, तो ये क्या हो गया? कंठ। ओरल टेस्ट हुआ था, मुझको पूरे याद नहीं। घ से घड़ी अच्छा, घ से घड़ी पर खत्म हो गया मेरा तो। पूरी क्लासमेट हंसी मुझ पर। ओह, अब देखो इस पे आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा अगर आपने ये देख लिया बड़े आराम से। ये ये अगर आपको कचट पर याद रखना है बस, कहीं भी नहीं अटकेंगे आप। ठीक है, कचट अतप अगर याद हो गया तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। अब इसको क्या, हाँ ये कंठे हो गया। ठीक है, पहले तो इनको नाम दे देना हमने। ये है एक परिवार, पहला परिवार ये है। 5 परिवारों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा परिवार ये है, तीसरा परिवार ये है। तो बस हमने 5 परिवारों पे स्टडी करनी है। ठीक है, चौथा परिवार ये है, पांचवा परिवार ये है। जो पहला परिवार है ना, समझ रहे हैं? इसके ना, इनकी फैमिली में ना 5 सदस्य हैं। ठीक है, 5 लोग रहते हैं इनकी फैमिली में। और जो दूसरा वाला परिवार है, इनकी फैमिली में भी 5 लोग रहते हैं। जो तीसरा वाला परिवार है, इनकी फैमिली में भी 5 है। सबकी फैमिली में 5-5 लोग रहते हैं। क्लियर है? 5 परिवार हैं, पांचों परिवारों की फैमिलियों में कितने कितने लोग रहते हैं? 5-5 लोग रहते हैं। 2 पति पत्नी और 3 उनके बच्चे। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके लिए याद रखना है, हमने ये क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं कसम। क्या करते हैं? कसम देते हैं एक दूसरे को। आप भी देते हो ना एक दूसरे को कसम? कसम देते हो? तो कसम को हमने क्या कर लेना है? कतम। बच्चे थे तो आप कतम ही बोलते होंगे, है ना? क्या बोलते होंगे? कतम ही बोलते होंगे, तोतले होंगे, नहीं बोला जाता होगा। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में खेलते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या बोलते हैं? कतम दो, है ना? वो कसम को कतम ही बोलते हैं क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनसे बोला नहीं जाता, तोतले हैं वो। राइट तो अभी वो बच्चे क्या है? छोटे हैं। इनके बच्चे जो 3-3 बच्चे हैं, 2 तो पति पत्नी है, मम्मी पापा है उनके। 3-3 बच्चे हैं, तो 3-3 बच्चे जो है आपस में खेलते हैं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को कसम देते हैं, है ना? तू कसम खा, सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो वो कसम को ना कसम नहीं बोल पाते, क्या बोलते हैं? कतम बोलते हैं, है ना? तोतला बोलते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। तो क्या बोलते हैं? कतम दो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अंशिका को क्लियर है? अब देखो, एक एक वर्ड को हमने यहां से उठा लेना है। कतम, कसम से रिप्लेस कर देना है कतम, क्योंकि वो तोतले बच्चे हैं, उनसे नहीं बोला जाता है, कसम नहीं बोला जाता, वो कतम ही बोलते हैं। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, यहां से रिप्लेस कर लेना है, स से त को रिप्लेस कर लेना है और एक एक वर्ड को यहां से उठा लेना है। इसीलिए पढ़ा रही हूं ऐसे कि आपको रट जाए, है ना। इसलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रट जाए, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ऐसी ट्रिक है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया। मैंने इसीलिए कहा कि जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ लो मुझसे, है ना। कसम दे के काम चलाना पड़ता है। हाँ, तो क्या है कि यहां पर आपको क्या होगा, रट जाएगा और आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। आप मेरे को हमेशा याद रखेंगे, मैम ने ये टॉपिक हमें करवाया था। मास्टर ट्रिक है ये। हाँ, तो अब देखो यहां से एक एक शब्द को उठा लेना है हमने। सबसे पहले किसको उठाना, क को। और क को कहाँ जोड़ देना है, यहां पर। कहाँ जोड़ना है, क के पास ही जोड़ देना है क को। कंठ्य, क माने कंठ्य। गले से शुरू करके आगे जीभ तक आना है आपको, ठीक है। मैजिक ट्रिक। अब आपने जो भी इसको नाम देना आप दे सकते हैं, ठीक है। यहां देखो कंठ्य, गले से शुरू करना है हमने, लास्ट से गले से शुरू करके हमने जीभ तक लेकर के आना है। क उठा लिया हमने, यहां लिख दिया कंठ्य। यहां से त उठाना है और च के आगे इसको लिख देना है। त उठा करके क्या करना है, च के आगे लिख देना, त फॉर तालव्य, ठीक है। तो यहां लिख दिया, क्या हो रहा है, हम्म, यहां पे हम क्या लिखेंगे, तालव्य लिखेंगे। एक एक अक्षर को हम यहां से उठाते चलेंगे और क्या करते चलेंगे, यहां पर कतम दो को पूरा नीचे तक लिख देंगे, ठीक है। क, क लिख दिया, क से कंठ्य, त से तालव्य, तालव्य, राइट। म, अब म को उठा लेना है यहां से, म फॉर मूर्धन्य। अब देखो गले के बाद पहले पहले गला आता है, कंठ आता है, ठीक है। कंठ के बाद तालु आता है। तालु कौन सा हिस्सा होता है, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, अंदर जीभ के ऊपर को जो हिस्सा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम तालु। तो ये तालव्य सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, आगे जो हार्ड वाला हिस्सा होता है, तालु के आगे वाला हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, दांत के पीछे जैसे, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य। तो यहां से म उठा करके हमने क्या करना है, यहां पर मूर्धन्य लिख देना है। अंशिका को क्लियर हो रहा है कि नहीं, अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। मूर्धन्य, जो मतलब ये हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, ये मूर्धन्य, मूर्धा, ठीक है। तो ये हार्ड ही शब्द होते हैं, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है। अब हम गले से शुरू करके हमने कहा पहुंच पहुंच गया, हम मूर्धा पे पहुंच गए हैं, राइट। पहले कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य। अब इसके बाद दांत आते हैं ना आगे, मूर्धा के बाद। मूर्धा के बाद क्या आता है, दांत, दंत्य। अब हमने यहां से द उठा लेना है और यहां पे लिख देना है इसको, ठीक है। और यहां दंत्य इधर लिख देना त के पास। अब यहां पे ओ की मात्रा बच जाती है एक, तो ओ की मात्रा को हमने, अब देखो दांतों के बाद आगे बाहर को होंठ होते हैं, तो ओष्ठ्य, ठीक है। ओष्ठ्य हो गया। कतम दो यहाँ पे हो गया रिप्लेस सारा, यहाँ पे सारा लिख दिया हमने, कतम दो। इसका पहला अक्षर देखो, क, त, म, द, ओ, कतम दो हो गया। क्लियर है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ सकता है, एनी डाउट। अब हमने देखना है, यहां तक क्लियर है सबको, तब मैं आगे चलूंगी, जल्दी बताओ। अंशिका, कोई डाउट है अभी भी, पूछ सकते हैं, डरना नहीं है, शर्म नहीं करनी है कि हाँ मुझे बाकी लोग क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे सब। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई से लेना देना है। आपने फीस पे की है तो आपको अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। वेटिंग फॉर अंशिका, नो डाउट, ओके। तो चलो,
अब देखते हैं अब हम वर्गों को ले लेंगे, दो परिवारों, पहले दो परिवारों को ले लेंगे। ठीक है, तीन परिवारों को साइड कर दिया हमने, पहले हम दो परिवारों को लेंगे। हम सबके साथ मिल बरत नहीं सकते ना, तो हमने पहले दो ही परिवारों को लेना है। अगर दो के साथ हो गया हमारा हिसाब किताब, तो फिर हम आगे तीन को देख लेंगे, है ना। तो पहले दो को ले लेते हैं। तो पहले दो कौन से हैं? ये है, ये दो वर्ग हैं पहले। ठीक है, दो लाइनें ले लेनी है, दो परिवार। और यहाँ पर तीन को अलग कर देना है, इनको अलग अलग कर देना है, क्योंकि हम सबके साथ एक साथ नहीं बैठ उठ सकते, और सबके साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। तो हमने अलग अलग कर लेना सबको। यहाँ पे दो परिवारों को अलग कर लिया, तीन को अलग कर लिया हमने। ठीक है, तुम साइड हो जाओ भाई, तीन परिवार तुम साइड हो जाओ, और दो परिवार तुम साइड हो जाओ। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या होता है? क्या होता है पहला? अ होता है ना। तो अ को हम यहाँ पे अ से अघोष लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? अघोष। तो ये जो दो परिवार हैं ये अघोष हैं, इनका नाम अघोष रख दिया हमने। दोनों परिवारों का नाम क्या रख दिया हमने? अघोष रख दिया। ठीक है, और आगे वाले दो परिवारों का नाम, आगे वाले तीन परिवारों का नाम हमने क्या रख दिया? सघोष। ठीक है, अब हमने इनसे बातचीत करनी है, या फिर इनके बारे में हमने किसी से बातचीत करनी, किसी को बताना है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमें बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना, कोई तो नाम हमारे पास होना चाहिए। तो वो नाम हमने इनको दे दिए। आप अपने गांव में किसी किसी के नाम अपने रखे हैं ना। ये कईयों का घर ऊपर होता तो हम उनको बोलते हैं ऊपर वाले, कईयों का नीचे होता तो हम बोलते हैं नीचे वाले। हम कईयों का घर पास में होता है तो हम बोलते हैं पास वाले, पड़ोस वाले, नजदीक वाले, है ना। इस तरह से बोलते हैं ना हम अपने गांव में भी। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे इनको? पहले दो परिवारों को अघोष, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? सघोष। सघोष और घोष एक ही बात है। ठीक है, घोष घोषणा, और सघोष घोष सहित स, जिसमें घोष मिला हुआ हो। ठीक है, ये हो गया। ये दो परिवार तीन परिवार हमने अलग कर दिए। ठीक है, अब अब देखना है हमने विषम संख्या और सम संख्या कौन सी है। अब ये है विषम संख्या, एक, तीन, पांच। ये क्या हो गए? इनको क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या वाले अभी करवा दिया था पीछे मैंने। विषम संख्या वालों को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। क्या बोलेंगे? अल्प। देखो, अ से ही आपको, अ से ही शुरू होता है ना हिंदी वर्णमाला का पहला। तो अ से ही यहाँ पे अघोष नाम दे देना है पहले वालों को, और अ से ही यहाँ पहले वाले को अल्प प्राण नाम दे देना। क्या दे देना? अल्प प्राण। ठीक है, ये महाप्राण है दो, और ये तीसरा भी अल्प प्राण है। विषम संख्या वाले क्या है? अल्प प्राण। पांचवा भी क्या है? अल्प प्राण। और जो ये रह गया चौथा और दूसरा, ये क्या है? महाप्राण है। समझ आ गया ये? अल्प प्राण महाप्राण मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बता दिया। ये एक, तीन, पांच अल्प प्राण, दो, चार, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। आज हिंदी भाषा वाला कंप्लीट करा दीजिए ना मैम। हाँ जी बिल्कुल, अभी 9 बजे तक मैं क्लास लेने वाली हूँ, इसको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, टेंशन मत लो। विषम संख्या वाले अल्प प्राण हो गए, सम संख्या वाले महाप्राण हो गए। जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता अघोष कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन होता है सघोष कहते हैं उनको। क्लियर है? बताइए, यहां तक किसी को डाउट है? कोई, अंशिका को कोई डाउट है यहां तक? अगर कुछ भी 1 भी % रह गया है, आप अभी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर आपको कभी भूलेगा नहीं आप। स्टडी कभी बेकार नहीं जाती, चाहे अपने किसी के लिए भी की हो। किसी के लिए मतलब? अच्छा, मतलब किसी किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। हाँ, स्टडी कहीं ना कहीं काम आती है। ओके, तो कहीं ना कहीं रियल में स्टडी काम आती है, आज नहीं तो कल काम आएगी, है ना। तो पढ़ाई पढ़ाई, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। देखो, आपने देखा होगा कोरोना काल में हर चीज बंद हो गई थी, सिर्फ स्टडी एक ऐसी चीज थी जो चल रही थी, जारी थी।
ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, है ना? सिर्फ स्टडी। किस किस के लिए? मुझे भी यही लगा कि किसी के लिए की होगी, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे आते हैं ना क्लास में किसी के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना? अगर ये है तो सफलता नहीं है फिर। अगर ऐसे ऐसे आप किसी के लिए क्लास में आ रहे हैं तो सफलता बहुत दूर रह जाती है आपसे। तो इसलिए आपको पढ़ाई के लिए क्लास में आना है ना? तो यहां तक सबको क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो जिसमें लगती है प्राणवायु ज्यादा, बोलने में ज्यादा जोर लगता है ना? जिसमें प्राणवायु ज्यादा लगती है, क्या कहेंगे उसको? जिसमें प्राणवायु, अरे नहीं मैम, अरे हाँ, आपका मुझे पता है, मैं वैसे बात कर रही हूँ। अरे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो किसी के लिए क्लास में आते हैं भाई, इसलिए कह रही हूँ। जिसमें प्राणवायु कम लगती है, उनको पढ़ाई की टेंशन नहीं होती है, उनको वो टेंशन होती है कि हम किसी के लिए आ रहे हैं तो वो दिखना चाहिए बस। जिसमें प्राणवायु कम लगती है वो क्या है? अल्प प्राण है। हमको इन सब चीजों से कोई कोई नींद नहीं कि नीड नहीं है। महादेव की मस्ती में तो अपनी स्टडी में बहुत खुश रहते हैं। वेरी गुड, गुड गुड गुड। जिसमें प्राणवायु ज्यादा लगती है वो क्या है? महाप्राण। और ये अल्प प्राण। कम वायु, अल्प मतलब थोड़ा होता है ना, ठीक है? और महा मतलब बहुत सारा, ज्यादा। तो ये है। अब यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अब देखते हैं हम, कल मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, बताओ? हम्म। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अंग अह, ठीक है? दिन रात नींद नींद, चिल्लाते चिल्लाते नींद ही टाइप हो गया। अच्छा, अयोगवाह, गुड। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित जो स्वर और व्यंजन में स्थित है, उच्चारण लिख लेना ब्रैकेट में, को क्या कहते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन। किसी को पता है अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व।
ठीक है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर? यर लव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ओके जी। ठीक है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखो, यर अलावा कहीं था पीछे, हमने जो इतना बड़े परिवार बनाए, इसमें यर अलावा कहीं आया? आ कहीं आया? आ वाली जो पंक्तियां हैं वो कहीं आई? यर अलावा वाली आई? नहीं आई ना? श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, कुछ भी नहीं आया ना? है ना? तो वो इससे अलग है। ये 25 अलग है। ठीक है, जो 25 जो लोग हैं फैमिलीज में, 5 फैमिलियों में 5 5 लोग हैं, 25 लोग हैं, 5 5 25, तो ये अलग है ना। इसमें आ है। आ क्या है? वाली जो पूरी लाइन है वो क्या है? आ ई ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, है ना? री, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर पढ़े थे हमने कल। तो वो सारे जो है वो स्वर हैं, वो स्वतंत्र हैं। उनको उच्चारण के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपने में मगन है। ठीक है, उनको हमने पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो अपने में मगन है। हमें जरूरत थी बस इनकी, जिनको क्या है, किसी की जरूरत पड़ जाती है ना? तो इनको खुद उच्चारण के लिए स्वरों की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए हमें इन पे ही स्टडी करना था, मेन बात। माँ के बाद यार अलावा, हाँ जी, वो तो सबको पता ही होता है ना। अगर आपको कचट ट प याद है तो फिर आपको सब याद है। ठीक है, अब ये अंतस्थ व्यंजनों में आ गए य, र, ल, व। अब इनका उच्चारण स्थान अलग से देखने पड़ेंगे हमें, है ना? तो इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं। य, र, ल, व। अब य का क्या है? य अब आपको बोल के देखना है ना? य को बोल के देखो, कहां पर जीभ लग रही है आपकी और क्या इसका उच्चारण स्थान है। र बोल के देखो, तो कहां पर जीभ लग रही है, क्या उच्चारण स्थान है। ल बोल के देखो तो पता चलेगा। व बोल के देखो, फिर पता चलेगा। बताओ। य है, य का उच्चारण स्थान क्या है? य। जीभ कहाँ लग रही है? तालू में लग रही है ना? तो क्या हो गया ये? तालव्य। र, र कहाँ लग रही है? जो हार्ड वाला पार्ट है तालू से आगे, वहां पर लग रही है मूर्धा। ठीक है, मूर्धन्य। ल बोल के देखो, ल कहाँ लग रही है जीभ? ल, ल दांत में लग रही है ना आगे, त थ ध में लग रही थी जैसे, तो दांत में लग रही है, तो ये हुआ दंत्य। ठीक है, व। अब बोलते हैं जब हम व, तो क्या हो रहा है? दांत कहाँ लग रहे हैं? होंठ में लग रहे हैं। और व बोल रहे हैं तो होंठ आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं थोड़े, है ना? तो ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, मतलब दांत आगे लग रहे हैं होंठ में, और होंठों के द्वारा फिर उसका उच्चारण हो रहा है। तो ये पूरा क्या हो गया? दंतोष्ठ। याद रहेगा? ये बोल के देख लेना है आपको कि कहां पर जीभ लग रही है, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं हम। तो यहां पे मैंने अर्ध स्वर लिख दिया। वो तो पूरे स्वर हैं जो आ ई ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, री, है ना? वो क्या है? पूरे स्वर हैं, ये अर्ध स्वर हैं, य, र, ल, व। ठीक है, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अकूह कंठ, वट, समझ नहीं आया मुझे विनोद, क्या लिख रहे हो? अकूह, अकूह कौन सी वाली ट्रिक बता रहे हो? ये ट्रिक किस चीज के लिए बता रही है, समझ नहीं आया मेरे को। ओके, अब देखते हैं और क्या रह गया हमारे पास। और कौन सा वर्ग रह गया अभी हमारे पास, हम देख लेते हैं उसको। कंठ से बोले जाने वाले। ओके, वेरी गुड। अकू, हाँ हाँ, ओके।
गुड गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हमारे हमारे पास क्या रह जाता है? स। सरोज वाला। श। श से कोई है? शालिनी वाला श। तम दो। अर्धसर की। हाँ सही है। सही है अंकिता। गुड। ओके जी, सरोज वाला स, शालिनी वाला श। अब पेट कटा श से तो कोई है नहीं हमारे पास, है ना? शालिनी है क्लास में? शालिनी बोलेगी मुझे मैम ने। ओके। ह से कोई है? चलो, ह से तो हिंदी है ही हमारे पास, अगर कोई ना हो तो हिंदी तो है ही, है ना? ये है उष्म, वेरी गुड। अब इनको क्या कहेंगे हम? ऊष्म व्यंजन। जो जो बचते हैं अब हम उन पे काम कर रहे हैं, है ना? पीछे हमने रिश्तेदारी निभा ली सबके साथ। आ का वर्ग और विसर्ग, हाँ जी, समझ गए। तो पीछे वालों के साथ हमने रिश्तेदारी निभा ली, 25 लोगों के साथ, 5 फैमिलियों के साथ। अब 2-3 फैमिलियां छूट रही हैं, तो उनसे भी रख ही लेते हैं थोड़ा सा रिश्ता, है ना? तो ये है उष्म। उष्म व्यंजन। ठीक है। उष्म व्यंजन। इनको हम संघर्षी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संघर्षी भी कह सकते हैं इन्हीं को। तो यहीं पर नीचे संघर्षी लिख देती हूं। उसके बाद ऊष्म का मतलब क्या है? जब हम उनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? एक हवा निकलती है, गर्मी निकलती है ना? जब हवा निकलती है तो क्या होता है? घर्षण होता है। और जहां घर्षण बल होता है वहां क्या क्या होता है? ऊष्मा निकलती है ना? तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मा क्रिएट होता है। शलगम वाला आएगा। अच्छा चलो, तो कोई भी लिख सकते हैं हम, उसमें क्या है? इसमें भी कुछ होता है क्या? आपकी इच्छा भी पूरी कर लेते हैं। आज अब आप भी अपने गुरुजी का रोल तो नहीं अदा कर रहे हैं? चलो, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। मतलब मेरा समझाने का मतलब है कि कौन सा उच्चारण स्थान किसका है। ठीक है। लो, अभी इसको कर दिया हमने करेक्ट। अब देखते हैं इनके उच्चारण स्थान। शालिनी वाले श को हमने पहले लिख दिया। अब देखते हैं। अरे भाई बस। हाँ, अब देखते हैं। तालव्य श। कौन सा वाला श है ये? तालव्य श है ये। ये कौन सा वाला स है? दंत्य है। कौन सा है? स बोलते हैं जब हम स, तो दांत में जीभ लगती है ना? तो ये दंत्य है। और श, ये वाला जब हम बोलते हैं तो ये कौन सा वाला आ जाता है? मूर्धन्य। इसको हम बुलाते भी ऐसे ही हैं, मूर्धन्य श और तालव्य श। ठीक है। ह। ह क्या है? ह जब हम बोल रहे हैं तो कहां से आवाज आ रही है? कंठ से आ रही है ना? तो ये हो गया कंठ्य। राइट। क्लियर है यहां तक? बोलू जी। अंकिता सही है अब?
जल्दी से सब जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगी। सारे थम्स अप दे दो। सारे मतलब तभी देना अगर आपको समझ में आ गया है तो। वो भी आगे आ जाएंगे, अभी चिंता मत करो, ज फ को भी देख लेंगे। ओके ओके ओके। ओके ओके। ठीक है, सीरियस नहीं लेना मेरी बातों को ज्यादा। आगे चलते हैं हम। ठीक है। मैं ऐसे मजाक करती रहती हूँ। ओके, संयुक्त व्यंजन देखते हैं अब हम। ठीक है। कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। अच्छा, आपने आगत कहा है तो पहले आगत पे बात कर ले। आगत कहाँ है, आगत पे बात कर लेते हैं। वैसे आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा क्रम से कुछ, है ना? तो आप ज्यादा इसकी टेंशन मत लो। आगत। ठीक है। आगत व्यंजन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जो आगत, मतलब जो विदेशी भाषा से आए हैं? ठीक है। आगत का मतलब क्या होता है? आगत आए हैं ना, तो वो कहां से आए हैं? विदेशी भाषा से आए हैं। जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। भाषा से नहीं, भाषाओं से, मतलब अलग अलग भाषाओं से हमने शब्द ग्रहण किए हैं ना। तो जो विदेशी आ, भाषाओं से आए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे नुक्ता लगा होता है ना, ज, ये वाला अरबी फारसी से आया है ये। फ। ठीक है। हम बोलते हैं ना फालतू। फालतू। ऐसे तो हम फालतू बोलेंगे। अगर हमने इसमें ये नहीं लगाया, नुक्ता नहीं लगाया, तो हम क्या बोलेंगे? फालतू, है ना? और अगर हमने नुक्ता लगा दिया इसमें तो हम बोलेंगे फालतू है। तो फालतू सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें नुक्ता लगा हुआ है और ये अरबी फारसी से हमने ग्रहण किया है। अब हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर कैसे लिखते हैं हम? ये अंग्रेजी से है डॉक्टर। तो कैसे लिखते हैं? ये वाला ये वाला हमने यहां पर ले लिया। ये कहां से लिया? डॉक्टर। ठीक है। ये ऐसे ऐसे शब्द विदेशी भाषाओं से हमने ग्रहण किए हैं, है ना? ज, फ, ग। हम ग भी करते हैं, ग भी कहते हैं, ग, ख, है ना? खलिक बारी कहते हैं ना, खलिक बारी। खुसरो की जो रचना है, खुसरो। खुसरो नहीं बोलते हम, खुसरो बोलते हैं, आमिर खुसरो, है ना? तो वहां पर नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। ओके, समझ आ गया? आलतू फालतू। आलतू फालतू। आलतू फालतू नहीं है वो, आलतू जलालतू है। आपकी मैजिक वाली जो गलत हो गई। वो सिर्फ अंकिता को आता है। जो विदेशी भाषा से आए हैं शब्द, जैसे हमने लिए हैं फ, ग, जिसमें नुक्ता लगा है, कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा जिसमें नुक्ता लगा हो। ठीक है। जिसमें नुक्ता लगा है, ख, खालिक बारी, ख से खालिक बारी। फ, फालतू बोलते हैं हम, फ से फालतू, है ना? फ से फूल। हम फूल नहीं बोलते। फूल। फूल बोलते हैं हम कभी? हम क्या बोलते हैं? फूल है ना? क्यों बोलते हैं हम फूल? क्योंकि यहाँ पे नुक्ता लगा होता है ना? जमीन बोलते हैं ना, जमीन। एक जमीन अपनी। जमीन क्यों बोलते हैं? जमीन बोलते हैं हम कभी? ये हमारी जमीन है, ऐसे ऐसे मतलब वो बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है ना? तो हम क्या बोलते हैं? जमीन। ज बोलते हैं क्योंकि नुक्ता लगा होता है यहाँ पर, है ना?
तो ये विदेशी भाषाओं से लिया है। अब डॉक्टर हमने कैसे बोलना है? डॉक्टर, तो ये वाला ऊपर लगाना पड़ेगा हमें, चांद, है ना? तब हम डॉक्टर बोल पाएंगे। ये कहाँ से लिया? अंग्रेजी से। ये कहाँ से लिया? अरबी फारसी से। ये ऊपर वाले कहाँ से लिए? अरबी फारसी। ये कहाँ से लिया? अंग्रेजी से। ठीक है, हो गया क्लियर यहां तक? तो जो ओ वाली, जो ये वाली ध्वनि है, ओ, ये भी हमने कहाँ से लिए? अंग्रेजी से लिए हैं। आगत, आगत मतलब जो दूसरी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं। और ये अरबी फारसी के शब्द हैं ऊपर वाले। खालिक बारी, फसल, फसल बोलते हैं हम, फसल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं हम? फसल। तो नुक्ता हमें बोलना पड़ता है साथ में। अंकिता का मंत्र विनोद ने ट्राई किया। पर विनोद से गलत हो गया ना। हाँ, अभी इसकी गुरु तो अंकिता ही है। शब्दों पर मत जाओ, फीलिंग पर जाओ। अच्छा। अरे जादू सीखना है तो सही सही सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो गलत भी हो जाता है ना। ओके, आगत पे हमने बात कर ली। अब अब क्या रह गया? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन देख लें जल्दी जल्दी से, नहीं तो हमारा ऐसे छूट जाएगा आधा। संयुक्त व्यंजन। हाँ जी, क्षत्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त में है। अलग से पूछना था, बोलो पूनम। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, मतलब कि इनके इनको संयोग की जरूरत पड़ती है। इनकी संख्या कितनी? 4 है। इनको संयोग की जरूरत पड़ती है। ये किस किस चीज से, किस किस से मिलकर बनते हैं वो देखते हैं। पूनम बोलो, आपको क्या कहना है? अब क्ष को यहाँ पे ले लेते हैं। ये कैसे बनेगा? पीएचडी करने के लिए हिंदी से कौन सा टॉपिक करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा ही थोड़ा टिपिकल सा मैटर है ना। और टॉपिक के लिए कहा जाता है कि टॉपिक जो है वो हमारी खुद की पसंद का होना चाहिए, ताकि 5 साल बिताने हैं रिसर्च के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम किसी की पसंद का, किसी के इंटरेस्ट का कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, और 5 साल बिताने हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो आपके खुद की पसंद का होना चाहिए। वहां पर किसी और की पसंद का टॉपिक नहीं लेना है, वो आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। हाँ जी, आप खोजबीन करो। ठीक है, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई टीचर्स होंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोफेसर्स होंगे आपके तो आप उनसे बात कर सकते हो उस टॉपिक अंदर। क्या, मैं समझी नहीं। तो अपनी इंटरेस्ट का ही टॉपिक चूज करना है, ये सबके लिए मैसेज है कि जब भी आप पीएचडी के लिए टॉपिक चूज करो तो आपको खुद से ही टॉपिक चूज करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि किसी दूसरे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, और इसमें अगर आप किसी के इंटरेस्ट को लेंगे ना तो आप 5 साल बिता ही नहीं पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी 5 साल के बाद भी। तो
खुद के इंटरेस्ट में, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में आप रिसर्च कर लो। ठीक है। हाँ, जो टॉपिक होंगे उसके अंदर आप और भी चूज कर सकते हैं। मान लो आपने हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक चुन लिया, मान मान के चलते हैं। तो हिंदी नाटक भी आप कब से लिखे जा रहे हैं हिंदी नाटक, है ना? 1800 से लिखे जा रहे हैं, तो आप 1800 से और यहाँ तक कि 2023 के पीरियड को इतना लंबा तो नहीं ले सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी और 10-20 साल लग जाएंगे, है ना? तो आपको इसमें कुछ टाइम पीरियड लेना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने से इतने के बीच में ही करनी है ना? 1900 से मेरे को 1950 तक ही करना है बस। तो 50 सालों का आपको क्या करना है? 50 सालों की स्टडी करनी है बस आपको, है ना? तो छोटा वाला पीरियड लेना है, उसमें से बहुत वाइड नहीं लेना है। बहुत ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो फिर वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, वो किसी से आप बात कर लेना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कोई भी आपके जानने वाले प्रोफेसर होंगे वो आपको गाइड कर देंगे इस बारे में। अभी मैं कुछ भी गाइड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? इतना ही मैं बता सकती हूँ। हम्म। जैसे छायावाद पर, हाँ छायावाद पर भी कर सकते हैं। छायावाद में भी बहुत सारे कवि हैं, कौन कौन से कवियों पर करोगे? किसी एक कवि को भी लेकर के आप चल सकते हो। मान जैसे कि आप, मतलब थोड़ा नया होना चाहिए टॉपिक, ऐसे नहीं कि घिसा पीटा वही चल रहा है, मनु भंडारी है, महादेवी वर्मा है, उन्हीं पे रिसर्च हो रही है, ममता कालिया पे रिसर्च हो रही है, नहीं। कहानी अच्छी लगती है, हाँ तो हिंदी कहानी ले लो और कुछ उसका टाइम पीरियड ले लो, है ना? जो जो आपको कहानीकार ज्यादा पसंद है उनका टाइम पीरियड उतना ले लो। इंसान पर भी कर सकते हैं बिल्कुल। हम्म। ये क प्लस श, है ना? ऐसे ही मिलके बनता है क्ष। अब इसको अगर हम पूरा तोड़ के देखेंगे, क प्लस श हलंत प्लस अ, ठीक है? इसलिए ये संयुक्त है क्योंकि इसको इनकी जरूरत पड़ती है, अकेले में ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मिल करके बनते हैं। ओके। गुड अंकिता। त प्लस र, त र अ, ठीक है? नोट कर लिया सबने? चलो आगे। य को भी इधर ही लिख लेती हूँ, घुसा देती हूँ इधर ही। ज और य से मिलकर के बनता है ये, ठीक है? किससे मिलकर बनता है? ज और य से मिलकर के बनता है। यहां पर भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ज य और अ। आगे चले। श्र, अब श्र कैसे, किससे मिलकर के बनेगा? श ये वाला प्लस र, तालव्य श प्लस र, प्लस र, और यहां पर श र अ। ये इतना लंबा वाला करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रही हूँ आपको इजी होने के लिए, इजी लगे आपको इसलिए। अच्छा, अब आते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण, ठीक है? उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण, इनको नोट कर लेना अपने पास, 10-20 बार पढ़ लेना, समझ समझ के पढ़ना सब कुछ, फिर याद हो जाएगा। ठीक है? और यूनिट 1 में ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा इजी है यूनिट 1। हाँ, ये सब कुछ कुछ बच्चों को टफ लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो टफ लगता है।
और पता है मुझे कि एमए करने वाले तो बहुत ही इस इन चीजों से दूर रहते हैं, ग्रामर से, है ना। पीछे वाली स्लाइड दिखाइए। अच्छा जी, मैम पीछे स्लाइड, ओके, लीजिए। खूब ठंड लग रही है, बारिश हो रही है आज यहाँ पर। अलंकार और रस आते नहीं है आपको? हाँ, अलंकार आ जाते हैं थोड़े। एक क्वेश्चन आ जाता है अलंकार से, देख लेंगे उसको भी, कोई ना। अभी फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? इसको हम द्विगुण भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ द्विगुण। द्विगुण मतलब कि दो गुण हैं इनके अंदर, ठीक है। इनकी संख्या दो होती है। संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से? ड़ और ढ। अब देखो इनके नीचे बिंदी है। गुड। अब इनके नीचे बिंदी है, अगर इनमें बिंदी लगी है तो ये उत्क्षिप्त कहलाएंगे। और अगर इनके नीचे बिंदी ना हो, है ना, ये भी आपको एक पॉइंट नोट कर के नीचे अगर बिंदी ना हो या बिंदी को हटा दिया जाए तो ये किस में काउंट होंगे? किस में काउंट होंगे? तो ये स्पर्श व्यंजन में आएंगे, ठीक है। पीछे देखे ना हमने 25, उसमें था ड ढ ट ठ ड ढ, है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन में आएंगे। और अगर बिंदी लग गई इसमें तो ये क्या होंगे? उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण। द्विगुण इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिंदी है तो ये उत्क्षिप्त हो जाएंगे, और बिंदी नहीं है तो ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, लुंठित बताओ, लुंठित या प्रकंपित, क्या पूछा जाता है? लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन? प्रकंपित। कौन सा है? र। अब र बोलते हैं तो वाइब्रेट होता है ना, कंपन होती है, बोलते समय वाइब्रेट होता है। तो र बोलते समय क्या होता है? वाइब्रेट होता है। आपका फोन वाइब्रेट होता है। कैसी आवाज आती है? रर्रर, ऐसी वाली आवाज आती है ना। तो ये र, र क्या है? प्रकंपित है, कंपन हो जाती है पूरे में। आप देख, मोबाइल में आपके वाइब्रेशन अगर आपने ऑन रखी है और टेबल पे फोन रखा है तो पूरा हिल जाता है टेबल, है ना। तो वैसे ही र प्रकंपित व्यंजन है, लुंठित भी इसी को कहते हैं, ठीक है। लुंठित हो गया, क्लियर। अब आते हैं पार्श्विक। पार्श्विक या वर्त्स्य? इसमें आएगा ल, ठीक है। मैं तो आज कुछ नहीं करती, यही रट लूंगी। हाँ जी, यही रट लो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो रटने की जरूरत नहीं है, है ना। बाकी ये लुंठित,
ये पार्श्विक वर्ड से ये सब याद रखने की जरूरत है आपको। उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त कौन कौन से हैं। संयुक्त जो किसी योग से बने हो, संयुक्त, है ना। आप क्लियर है यहां तक? लो। ठीक है, आगे चलना है तो बता देना। 2 मिनट में आ रही, ओके जी। आपका राज्य है, आप जब मर्जी आ सकते हैं, सत्ता में आप हैं। मुझे ठंड लग रही है, मैं 1 मिनट में आती हूँ, कुछ इलाज कर लेती हूँ। तब तक इसको नोट करके जल्दी बताओ मुझे आगे चलना है कि नहीं। करा दीजिए, पट करा दीजिए कि कर दीजिए आगे। अरे वो तो मैं करवा ही दूंगी, बट मैं तो ये पूछ रही हूँ अगली स्लाइड पे चलो या नहीं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ दूंगी क्लास। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगली स्लाइड पे चलूं। टॉपिक तो ये कहाँ ही आज हो सकता है पूरा हो जाए, अभी नहीं होगा ये पूरा। इसको अब कल तो पेपर है, परसों देखते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलूं ना, ये तो मैं करवा ही रही हूँ। तभी तो मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे थे, लेग्स भी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि शॉल ओढ़ लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतना जैकेट पहन के मैं आपको ठंड लग रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होती है तो फिर ठंड ज्यादा हो जाती है ना। अच्छा जी, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, ठीक है। अब देखते हैं। अब क्या करना है हमें। हमारे यहाँ तो गर्मी है, आप आपके हरियाणा में तो हाँ गर्मी होगी, बट अभी तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया होगा ना। स्पर्श व्यंजन, कुछ छूट गया क्या? कुछ भी नहीं छूटा। हम तो महारानी का वेट कर रहे थे। हमारे साइड भी गर्मी है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 बताए थे अभी, कचटतप, है ना। इसको अभी बाद में क्लियर करते हैं। अंतस्थ व्यंजन जल्दी बताओ कितने हैं।
अंतस्थ व्यंजन। महारानी का जय। चार। गुड। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म। कितने हैं ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन। इसको थोड़ा सा इधर को कर लेती हूँ। सबको समझ आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूसरे ग्रह की बातें करवा रही हूँ मैं? हम्म। संयुक्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त। संख्या बताओ सबकी। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? चार हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? दो हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? व्यंजनों की संख्या 33 यहां लिख देती हूँ। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अपने ग्रह का लग रहा है। ओके। पार्श्विक रह गया। अच्छा। चलो उसको अलग से लिख लेना। अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, है ना? जो रह गया वो आपको पता ही है क्या रह गया है। वो मैं पीछे करवा चुकी हूँ, उसमें कुछ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बताओ स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जल्दी से। मतलब कौन सी वाली पंक्ति आएगी? कौन सा वाला परिवार आएगा? संख्या 25 है। ठीक है। तो क च ट त प हमें याद रखना है क्या? क च ट त प। अंतस्थ में कौन कौन से हैं? चार हैं। कौन कौन से? य र ल व। है ना? उष्म में कौन कौन से हैं? उष्म वाले इधर को लिख देती हूँ नीचे को। उष्म में कौन कौन से हैं? श स और श और ह। ठीक है। हो गया। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त में कौन कौन से हैं? क्ष त्र ज्ञ। अरे बाबा। ज्ञ। अरे लिख जा रही। इतनी नाराजगी। और श्र। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा नहीं गया मुझसे, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर वीडियो नहीं आ रही है ना? वीडियो आ रही होगी। क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में मैंने आपको भी बताया ड़ और ढ़। ड़ और ढ़। ठीक है।
ये पूरा चार्ट क्लियर है? पूरा डायग्राम समझ आ गया? कुल वर्ण कितने हैं बताओ, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण, कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, क्या हुआ विनोद को? कोई हंसने वाली बात हुई है? नेटवर्क गया 52। नेटवर्क गया 52। ओके, चले। कहाँ है? अच्छा, अच्छा मैं बोलती हूँ हंस कर पढ़ाई करो, इसलिए तुम हंस रहे हो बीच बीच में। ओके, गुड गुड, अच्छा बच्चा। हम्म, चलो, कुल वर्ण हो गए 52। अब अनुस्वार और नासिक्य। अनुस्वार, अभी आपका संविधान वाला रह गया है पोर्शन, है ना? वो आज नहीं हो पाएगा, उसको फिर हम ट्यूसडे करेंगे। अनुस्वार या नासिक्य कौन कौन से हैं? इसमें जो अंग की बिंदी आती है ना ऊपर, वो, इसको ब्रैकेट में अंग की बिंदी को लिख लेना। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार कहलाता है। ये मैंने पीछे बता दिया था आपको, पंचमाक्षर बोलते हैं जिसको, है ना? क्या कहलाता है? अनुस्वार। कौन कौन से हैं पंचमाक्षर में? यही है, इनको कहेंगे पंचमाक्षर। पांचवें नंबर पर जो है ना? मुझे तो संविधान वाला आता है। अच्छा, तो आप मुझे सिखा देना। जिस जिसको आता है वो मुझे सिखा देना, ठीक है? और विसर्ग, विसर्ग है अनुस्वार और विसर्ग, है ना? विसर्ग आपको पता ही है, ये वाला चिन्ह जो है वो विसर्ग का है। बहुत होशियार लड़की है ये। वैसे एक बात है मैम, अपनी क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं ना, कोई किसी से नाराज होता ना कोई गुस्सा करता है, सब अच्छे से बात करते हैं। हाँ, ये बड़ी मुश्किल से बात करना सिखाया है मैंने बच्चों को। यहाँ पे कोई किसी से बात नहीं करता था पहले। अंकिता की बात सिर्फ मुझे समझ में आई है, बाकी मुझे मुझे नहीं लगता किसी को समझ आई होगी। पहले यहाँ पर कोई बात नहीं करता था भाई, सब आते थे और चले जाते थे चुपचाप से। ये बड़ी मुश्किल से बात करना सिखाया है। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने, आगे चले। बहुत होशियार बच्चे हैं। बैच अच्छा है क्लास का। हम्म।
चले आगे। ओके। ओके, यहाँ पर फोकस करो, मेरी हंसी नहीं रुक रही वरना। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण वैसे होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं ना, परिभाषा। मेघा, मेघा कह रही सिर्फ मैं चुप रहती हूँ क्लास में। अच्छा, आपको भी बोलने का अधिकार है। आपका अधिकार किसी ने छीना नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंठ से जिस रास्ते से हवा निकल कर आती है, ठीक है। हाँ यार, विनोद भी तो पहले चुप रहता था। देखो, विनोद को भी बोलना सिखा दिया इन लड़कियों ने। उनका ये क्या कष्ट है। अच्छा देखो, अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, वो चुपचाप से भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मेघा अच्छी बच्ची है, बाकी आप सब भी अच्छे हैं। मतलब मेरा वो मतलब नहीं है। मैं भी अपनी क्लास में चुप रहती थी, नहीं बोलती थी मैं, कभी कभी बोल देती थी। ओके। कंठ से जिस रास्ते से हवा निकल कर आती है, मैं सबकी बातें सुनती थी और हंसती रहती थी बस। जिस रास्ते से हवा निकल कर आती है। पहले ऐसे ऐसे भैया ही बोलते थे, अब सारे बोलने शुरू हो गए है ना। ऐसे नहीं, आपसे पहले बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गए थे, ऐसा नहीं है। आपसे, आपके आने से पहले थोड़ा 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 बोलना शुरू हो गए थे। धीरे 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 सब ज्यादा बोलने लग गए। अब तो कभी 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 मुझे शांत करवाना पड़ता है, भैया शांत हो जाओ। हम्म, हो सकता है। कौन सा है काकल, काकल्य वर्ण कौन सा है, जल्दी बताओ। अभी तो मुझे अंकिता की बात पे हंसी आती है, आ रही है मतलब अभी तक। हिटलर तो नहीं हूं मैं यार, मुझे बता दो जरा। ह, ह जो है वो एकदम अंदर से आता है ना, अंदर से निकलता है ह। तो ये है काकल्य वर्ण, ठीक है। ह। अब देखते हैं।
कारांत, पहले तो द्वित्व को देख लेते हैं, द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की, भाई बहुत मत मत हंसाओ मुझे। बहुत हो गया। व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आज से मैं डॉक्टर अंजलि हूँ। सर्टिफिकेट भी दे दो भाई कोई विनोद को। अवार्ड, हाँ अवार्ड अवार्ड करवा दो, पीएचडी। पूजा में बैठना है, ओके मेघा। दिल्ली बिल्ली होते हैं। अच्छा जी, दिल्ली बिल्ली, ठीक है, दिल्ली बिल्ली उन्नति, इसको लिख लो, ठीक है। मेघा आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? ऐसा भी होता है, जो चुप रहने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बाकियों पे गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। दिल्ली बिल्ली उन्नति है, फालतू गप्पे मारते रहते हैं यहाँ पर, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा आपको? हम्म। नो, देखो ये एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे साथ ऐसे ही होता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था ये। ठीक है, बातें कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका क्लियर यहाँ तक? टाइम क्या हो गया, क्लास से जाने का टाइम आया कि नहीं? आपका कल एग्जाम है, इसलिए हंसा के भेज रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। तो टाइम भी हो ही गया है, एक लास्ट करवा लेती हूँ। यहाँ पर है कारांत शब्द, ये भी आपको पूछा जाता है। कारांत शब्द, जब किसी शब्द का अंत किसी किसी स्वर पर होता है ना, तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। अब क्या है, जैसे दीपक, दीपक अंत कहां पर है? अ वाली साउंड आ रही है ना लास्ट में, अंत अ पर, दीपक क, क अ है ना, अ पे हो रहा है ना अंत,
तो ये क्या हुआ? अकारांत। क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे हम? अकारांत। अंत कहां पर हो रहा है? अ पर। अकारांत। ठीक है। जैसे खाना। खाना। अंत कहां हो रहा है? आ पर। तो क्या कहेंगे इसको? आकारांत। ठीक है। इसी प्रकार से वधु, उकारांत, ध्वनि, इकारांत। ठीक है। अब मैं इसको पूरा नहीं करवाऊंगी आगे। इतना ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? चलो, अब जो बचा है वो परसों की क्लास में करेंगे। कल हमारी छुट्टी है। कल हम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, है ना? तो आज हमने जो कर लिया कंप्लीट, इसको मैं कर देती हूँ सेव ताकि आपको मिल जाए ये पीडीएफ में। काम की चीजें हैं। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे हैं? आज सभी क्विज रिपीट कर देना। क्लास इज ऑसम। ओके जी। आज मैम किसी को पता नहीं चला। चले होंगे 2 घंटे, नहीं तो अभी तक शुरू हो जाते क्लास। क्लास इंटरेस्टिंग थी या नहीं, ये बताओ मुझे। आपको टॉपिक समझ में आए? आपको अच्छा लगा क्या? फिर हंसने का ही मजा आया कि पढ़ने का भी आया? ये मुझे बताओ, ये क्लियर करो। परसों क्या कराओगे? यही यही कराऊंगी आगे। संविधान वाला करवाना है, इसमें आर्टिकल्स करवाने हैं। यूनिट 1 ही। ठीक है। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू मेघा। सुपर क्लास एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट मैम कल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नाइस क्लास, नाइस सेशन। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छी क्लास थी। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। कल नहीं मिलेंगे हम। सब समझ आया? हाँ, इसको एक बार रिवीजन कर लेना। ऑल द बेस्ट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। क्लास इज ऑसम। ठीक है, थैंक यू। अब मैं एंड कर रही हूँ। सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। परसों मिलेंगे। कल छुट्टी है आपकी, और कल एंजॉय नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है। सोना नहीं है अंकिता, पढ़ लेना। ओके, बाय बाय बाय।